इक्विटी शेयर होल्डर को कोई पैसा वापस भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो दोगे ना। अब यहाँ पे डिविडेंड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड कहाँ से दे रही है? अपने कंपनी प्रॉफिट्स में से। तो क्या हो गया, मतलब डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग। कंपनी अपने प्रॉफिट को, जो भी उसने कमाया, वो अपने जितने भी उसके शेयर होल्डर्स है, मालिक है, उनमें बांट रही है। तो ये है डिविडेंड। डिविडेंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज अर्निंग, जो डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अ शेयर ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ कंपनी, मतलब ठीक है, डिविडेंड देंगे तो वो टैक्स उस पे पहले ही काट के देंगे आप। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है एंड उनको पहले पे करा जाता है। अमाउंट ऑफ टाइमिंग ये होती है। अब सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि डिविडेंड के टाइप्स, जो मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड में सबसे पहले दो टाइप का डिविडेंड होता है। एक होता है इंटीरियम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में देती है। इसके अलावा अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो वो सारा डिविडेंड को कहेंगे हम इंटीरियम डिविडेंड। सपोज मेरी कंपनी की आज एनुअल जनरल मीटिंग है 19 जुलाई को, मैंने 19 जुलाई को कोई डिविडेंड बांटा है, तो वो है फाइनल डिविडेंड। और 19 जुलाई को मेरी है एजीएम, मैंने इसके अलावा कभी भी डिविडेंड बांट दिया, तो उसको कहलाएगा इंटीरियम डिविडेंड। तो ये हमें समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। फाइनल वो होता है जो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बांटती है, और इंटीरियम क्या होता है? एनी अदर डे कभी बांट देगी, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बांट देगी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। डिविडेंड दो टाइप का होता है, इंटीरियम और फाइनल। डिविडेंड इज said to be interim if it is declared by the board of directors between the two annual general meeting। मैंने आपको बताया, अब एक एनुअल जनरल मीटिंग आ जाए, एक थोड़ी अगले साल, इन दोनों के दिन में जो बांटोगे वो फाइनल है। इन दोनों के बीच में कोई भी दिन में बांट रहे हो तो वो सारा डिविडेंड कहलाएगा इंटीरियम डिविडेंड। ये आपको चीज क्लियर होगी कि हमें समझ आ गया, इंटीरियम ये होता है, फाइनल ये। फाइनल वो है जो सिर्फ एजीएम पे दिया जा रहा है, इंटीरियम वो है बाकी किसी दिन भी दिया जा रहा है, वो इंटीरियम। अब यहाँ पे दो एनुअल जनरल का मीटिंग से ये मतलब है कि अब एनुअल जनरल मीटिंग तो कंपनी को हर साल करनी है, हर साल ये आएगा ये दिन एनुअल जनरल मीटिंग का। तो आज आया, अगला दिन भी जुलाई में आया, कभी भी आया, तो इन दोनों मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड बांटा जा रहा है उसको इंटीरियम के। तो कुछ प्रोविजन है इंटीरियम डिविडेंड के, ये हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे फिर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात है, इंटीरियम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। ये कभी भी डिक्लेयर करा जा सकता है। ठीक। Further, it can be declared any time during the period from the closure of financial year till the holding of annual general meeting। कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, कभी भी करा जा सकता है, ये टाइम पूरा टाइम चलता रहे। अब the declaration of interim dividend is done out of profits before passing before the final passing of the accounts, and therefore interim dividend set to be paid with two wages। वही बात रिपीट हो रही है, ये प्रॉफिट से बांटा जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस चीज को भी हम होल्ड पे रखे, ये वही चीज है जो हमें आगे पढ़नी है, तो सीधा कॉन्सेप्ट पे ही आ जाते हैं। इसमें बस ये लिखा हुआ है, इंटीरियम डिविडेंड इज रेगुलराइज्ड बाय द एजीएम, प्रॉफिट से पे करा जाता है, अमाउंट होगा आपको सेपरेट। तो ये हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब डिविडेंड मैंने आपको फाइनल के बारे में बता दिया। फाइनल वो है जो एजीएम पे डिक्लेयर किया जाता है। एक बार डिविडेंड पे कर दिया तो आपको ये पैसा पे करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। एक चीज अपने दिमाग में और डाल लो, सपोज आपकी की कंपनी और आपने आज सोचा कि मैं डिविडेंड दूं अपने शेयर होल्डर्स को, और आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसके बाद इस चीज का कोई बैक ऑफ वापसी आप इस चीज को ले नहीं सकते। कोई ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, आज ये सोचा कल सोच रहे, नहीं नहीं यार, इतना पैसा नहीं है हमारे पास देने, या हमने सोच तो लिया लेकिन अब हम दे नहीं पा रहे, तो इसका कोई वे बैक नहीं है। एक बार कह दिया, अगर तीर निकल गया तो वो अब तो आपको देना ही पड़ेगा, तो कोई बैकआउट ऑप्शन नहीं है। तो वही चीज फिर से एजीएम में दिया गया, तो उसको कह दिया हमने फाइनल डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड, हम अभी जो बात कर रहे थे वो इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जा रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड दिया जाता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उनको तो हर साल दिया जाएगा। और जो उनके प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशंस है, जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव वो हो गए जो हर साल क्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आज एक साल नहीं दिया, अगले साल दोनों साल का देना पड़ेगा। ये कुछ साल नहीं दिया तो वो सारा इकट्ठा होता रहेगा।
जब तक आप पूरा पे नहीं कर दो। नॉन क्यूमुलेटिव क्या हो गया, सपोज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना था, इस साल पैसे नहीं थे तो नहीं दिया, और अगले साल थे तो दे दिया, तो अगले साल में शेयर होल्डर्स ये नहीं कहेंगे कि हमें पिछले साल का भी दो, क्योंकि आपके शेयर्स क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड आपको देना होता है। और प्रेफरेंस शेयर हमने बहुत टाइप के पढ़े हैं, तो प्रेफरेंस शेयर की कोई कंडीशन अभी यहाँ पे है नहीं डिविडेंड। हम जो भी बात कर रहे हैं वो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। अब डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में बात किया जाता है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसका भी सोर्स आ गया। अब डिविडेंड जब हम पढ़ रहे हैं तो आप सोचो, आप कंपनी है, आपको डिविडेंड बांटना है, तो आप कहाँ से डिविडेंड बांटोगे? तो ये सीधा कंडीशन में आ जाओ जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123। पहली बात ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, इसमें बोलता है कोई भी डिविडेंड आप अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आप वो कहाँ से पे करोगे? सबसे पहली बात है, अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से पे करोगे, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब सपोज आपको डिविडेंड देना है तो अपने प्रॉफिट्स में से दोगे ना, तो ठीक है, अपने करंट प्रॉफिट्स में से दे दो, कोई बात नहीं, आप वहां से डिविडेंड बांट दो, चलो ठीक है। और आप कहाँ से दे सकते हो? आप दे सकते हो कोई भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स में से, आप वहां से भी दे सकते हो। या आपका क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपका कोई इकट्ठा हुआ है प्रॉफिट, वहां से भी आप दे सकते हो। लेकिन दोनों कंडीशन में एक चीज ये है कि आप सबसे पहले रुक जाओ। वो प्रॉफिट अगर है उसको वहीं रोक के रखो, अभी देना नहीं है, उस प्रॉफिट में से पहले अपना डेप्रिसिएशन को लेस करो। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपकी जितने भी कंपनी में फिक्स एसेट्स हैं उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन को लेस करके देना है। अब ये नहीं कि आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है और आप फिर उतने अमाउंट का डिविडेंड दे सकते हो। आप चाह रहे हो आपके प्रॉफिट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इतना डिविडेंड बांटते हैं, उसके बाद देखा ही नहीं कि हमारे तो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी 20-30 हजार का है, तो वो पहले अमाउंट लेस करो, फिर जो अमाउंट आएगा फिर डिविडेंड बांटोगे, उस अमाउंट का डिविडेंड बांट सकते, या जो भी आप सोच रहे हैं वो उस अमाउंट से कम होना चाहिए। तो हमने ये चीज समझ लिया, अपने प्रॉफिट्स में से देंगे, करंट ईयर के या पुराना कोई प्रॉफिट है वहां से दे देंगे, लेकिन हाँ अपने डेप्रिसिएशन की जो हो रही है हमारी वो आप लेस कर देना। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, या तो आप बोथ ए बी में से देखो। अब एक और चीज यहाँ पे, इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली फ्री रिजर्व्स एंड नो अदर रिजर्व्स आर टू बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे ये बोला गया है कि सिर्फ आप, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, ये फ्री रिजर्व ही होते हैं। जो यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिख रहा होगा, वो आपको फ्री रिजर्व्स के पॉइंट पे दिख रहा होगा, या रिटेन अर्निंग जो आप किसी ने को ऐसे दिख रहा होगा। तो आप सिर्फ फ्री रिजर्व में से ही दे सकते हो डिविडेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको दे दिया CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्या आप डिविडेंड यहाँ से दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल क्रॉस, हम यहाँ से डिविडेंड दे ही नहीं सकते। ओनली फ्री रिजर्व और जनरल रिजर्व, दोनों चीजें सेम होती है, कंफ्यूज मत होना, जनरल एंड फ्री रिजर्व बोथ आर सेम। तो आप सिर्फ फ्री रिजर्व का पार्ट लोगे और कोई रिजर्व यूज नहीं करोगे, ठीक है। या तो, अब लास्ट पॉइंट ये आ गया, या तो आपको गवर्नमेंट ने या सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने उन किसी गारंटी के परसुएंस में उन्होंने कोई पैसा दिया है, तो वहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। चलो ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं पॉइंट, अगर कोई हमें पैसा देगा तो हम डिविडेंड बांट देंगे। अगर लेकिन कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा देगी तो हम डिविडेंड बांट देंगे। अब अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, हमने यहाँ तक समझ लिया कि पैसा अगर हमें डिविडेंड का लेना है तो हम कहाँ से ले रहे हैं, करंट प्रॉफिट से, या पुराने साल के प्रॉफिट्स में से, या फ्री रिजर्व में से, ठीक है। अब एक कंडीशन ये, पहले मैं आपको जो हमने पढ़ा है ट्रांसफर टू रिजर्व, अभी तक हमने कुछ कुछ टॉपिक में पढ़ा है कि आपको कुछ अमाउंट आपको अपने रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो डिविडेंड के केस में पहले होता था कि आपको मैंडेटरी रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जो डिविडेंड बांट रहे हो उसका कोई भी परसेंटेज आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में, वो भी अगर आप चाह रहे हो, तो नहीं चाह रहे हैं तो वो भी रहने दो। So it is not mandatory for a company to transfer a particular percentage of profits to reserves before declaration of any in any financial year. Thus, a company may, as per its discretion, transfer any appropriate percentage of profits
टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि भैया पहले था मैंडेटरी, अब नहीं है, अगर आपको करना है तो कर दो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमने समझ लिया बात, अब हम आगे चल रहे हैं तेजी में। अब सपोज करो आपकी कंपनी है और आप चारों डिविडेंड बांट रहे हो, लेकिन अभी दिक्कत ये आ गई, अभी तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अब प्रॉफिट ही नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, तो क्या डिविडेंड दे नहीं सकते हम? अब मुकेश अंबानी बोल रहा है मुझे डिविडेंड बांटना है यार, हर हाल में देना ही देना है, शेयर होल्डर नाराज हो रहे हैं, उन्होंने पैसा लगाया, डिविडेंड भी नहीं देंगे तो हमारी कंपनी छोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे। तो बोल रहे पैसा ही नहीं है, तो बोले अच्छा अब क्या करें हम? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करो और आप फिर डिविडेंड दे सकते हो। अगर इन इवेंट ऑफ इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, कभी भी पैसा नहीं है या प्रॉफिट कम है, तो कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जितना उसने पिछले साल में कमाया है वहां से डिविडेंड दे सकती है। तो लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि पिछले 3 साल में आपने जितना रेट ऑफ डिविडेंड दिया है उसका एवरेज से ज्यादा आप नहीं दे सकते। सपोज मुकेश अंबानी ने इस पिछले साल में दिया था 15%, उससे पिछले साल में दिया था 10% और उससे पिछले साल में दिया था 20%। तो इन दोनों का एवरेज आप करोगे तो 30-45 आ जाएगी। 45% डिवाइड बाई 3 तो 15% से इस साल में आप ज्यादा नहीं दे सकते। तो मतलब अगर आपने, इसकी पहली कंडीशन ये है अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो पिछले 3 साल का डिविडेंड की एवरेज कर दो, उस एवरेज से आप ज्यादा रेट का डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, फिर हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? नेक्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि टोटल अमाउंट आप प्रॉफिट्स में से निकाल रहे हो ना, तो 10% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा मत निकालो। मत निकालो, निकाल नहीं सकते। तो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी जो अमाउंट रिजर्व में से निकाल रहे हो वो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए की है, फ्री रिजर्व 20,000 रुपए के हैं, तो इनका 10% हो गया 12,000 रुपए। 1,20,000 का 10% 12,000। तो 12,000 रुपए से ज्यादा ऊपर आप अमाउंट जो डिविडेंड बांटना है, 12,000 से ऊपर का डिविडेंड मत बांटो। तो ये चीज बोला है कि अगर आप, सेकंड कंडीशन ये है कि 10% फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल से ज्यादा अमाउंट ड्रॉ मत करो अपने रिजर्व में से। ठीक है, तो हमने ये बात भी इनकी सुन ली। अगली टॉपिक ये बोलता है, अगला पॉइंट ये बोलता है जो कि ज्यादा कुछ है नहीं। अब वो बोलता है अब जो आपने 12,000 रुपए निकाल लिए ना, इसमें से पहले जो आपने लॉस इनकर्ड कर दिया ना इस फाइनेंशियल ईयर में, भाई इस साल का लॉस तो लेस करो। इस साल का लॉस को लेस करो, नहीं कर लो। लॉस इस साल का अगर 2-4 हज़ार रुपए है तो वो पहले लेस करो, फिर जो अमाउंट रह जाएगा वो डिविडेंड बांट दो। ठीक है, वो हमने लेस कर दिया। सपोज करो 2,000 लॉस था तो हमने और कम कर दिया, डिविडेंड अमाउंट कर दी 10,000 रुपए, इससे ज्यादा हम डिविडेंड नहीं दे रहे। अब लास्ट कंडीशन एक और फुलफिल कर दो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब वो बोल रहा है अब आप जो जहां से पैसे निकाल रहे हो ना, अब जो रिजर्व में से पैसा ले रहे हो उसका बैलेंस 15% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से कम ना पड़ जाए। अब सपोज करो मैंने आपको क्या बताया, फ्री रिजर्व हमारे पास कुछ अमाउंट 20,000 के पड़े हैं, तो वो बोल रहे हैं और आपकी कैपिटल कितनी है 10,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, 20,000 के आपके फ्री रिजर्व है। तो बोल रहा है जो आपके पेड अप कैपिटल है ना उसका 15% तो कम से कम अमाउंट उसमें रखो। अब आपकी पेड अप कैपिटल का 15% करोगे, 1 लाख का 15% कितना हो गया 15,000। फ्री रिजर्व में हमारे पास पड़ा है 5,000। 5,000 मतलब आप क्या करो, जो आप पैसा निकाल रहे हो फ्री रिजर्व में से कम उसमें 15,000 रुपए रखो, मतलब 15% अमाउंट रखो। तो ये बोल रहा है। अब आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से अभी के अभी पूछ लो, क्योंकि इसका हमने ट्रायल क्लास में भी पढ़ाया था, आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन कर गए थे। तो ये चारों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बारी। अपने दिमाग को शांति से कूलली सोचो। पैसा नहीं है, पहली कंडीशन ये थी पिछले 3 साल का जो रेट है उस रेट के एवरेज से कम देंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि आप जो अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो, जो अमाउंट निकाल रहे हो अपने फ्री प्रॉफिट्स में से, वो 10% से ज्यादा मत निकालो। 10% किसका? फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब जो अमाउंट निकाल रहे हो रिजर्व में से वो मत निकालो 10% से ज्यादा। और इससे रिलेटेड क्या कंडीशन है अब, और जो आपका बैलेंस बचेगा ना उसके बाद रिजर्व में, वो 15% से पेड अप कैपिटल से कम ना पड़ जाए। मतलब आपकी कैपिटल जो है उसका 15% का बैलेंस तो आपके रिजर्व में रहे, उससे कम मत कर देना बैलेंस। तो ये 3 कंडीशन है।
आपका बैलेंस रिजर्व का जो है 15% से कम नहीं होना चाहिए। और अमाउंट जो आप कोई भी जो भी फाइनल अमाउंट निकाल रहे हो उसमें से सबसे पहले आप अपने लॉसेस को हटाओ, जो भी लॉसेस है वो लेस करके फिर जो बचेगा फिर बांटो डिफरेंट। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कंडीशंस है। तो कॉम्प्लिकेट प्रोविजन भी कॉम्प्लिकेट, जब आप प्रॉफिट नहीं है तो डिफरेंट बांटना चाह रहे हो तो कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट सा बना दिया है कि सारी कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब जो मिनिमम अमाउंट है उसका डिफरेंट बांट दो। तो ये आगे हमने पढ़ लिया है जब आपके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है डिविडेंड के बारे में कि हमने डिविडेंड का सोर्स क्या होगा, और जब हमने पैसा लेना है तो हम कहाँ से लेंगे, और उसका जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से लेंगे, तो कितना और कहाँ से लेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बोल रहा है, अब सारी चीजें रिलेटेड डिविडेंड के कंप्लाइंस के ऊपर है कि डिविडेंड का कंप्लाइंस कैसे करना है, कितने दिन में डिपॉजिट करना है, कैसे कैसे पे करना है। तो अब डिविडेंड में सबसे पहले ही बोला है कि डिविडेंड जब भी देना है ना आपको, सबसे पहले तो अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना लो। अब हमने अमाउंट हमारा फाइनल डिसाइड कर लिया है, अब आप उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, कब डालोगे, जब आपने डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर। आप इसको नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट में रख नहीं सकते कंपनी, आपको जो डिविडेंड का जितना भी अमाउंट देना है वो एक अलग अकाउंट खोलो और उस अकाउंट में अपना अमाउंट सारा डाल दो, जब आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसके 5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, हमने डाल दिया, हमने सारा अमाउंट इकट्ठा कर लिया जितना भी था, और अपने बैंक अकाउंट से डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है अब आपको पेमेंट कैसे करनी है। अब आप डिविडेंड की पेमेंट कैसे करोगे, या तो कैश में कर दो, या तो चेक में कर दो, या वारंट में कर दो, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। बेसिकली जो पेमेंट होती है वो एनईएफटी के थ्रू हो जाती है, ऐसे करके बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाती है, या चेक आपको दे देते हैं या वारंट बना देते हैं। ये पेबल इस मोड में होती है। और पेबल किसको होगी, अरे भैया शेयर होल्डर जिनके पास शेयर है उन्हीं को तो देंगे ना यार, और किसको दे देंगे। आपके शेयर है तो आप ही को तो मिलेगा ना, तो जो भी रजिस्टर होल्डर है ना उसको दे देंगे, या अगर उसका कोई ऑर्डर है कि उसको दे दो तो उसको दे देंगे, या उसके बैंकर को दे देंगे। तो हम इन लोगों को पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका पेमेंट कि हमने अब पे किसको करना है। तो ये इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लंबी चौड़ी कहानी। अब आगे जो चीज है इसके बारे में वो हम पढ़ते हैं एक चार्ट के थ्रू। अब आता है अब आता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब पूरी कहानी स्टार्ट हो गई डिविडेंड। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ये चैप्टर को खत्म कर देंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। कोई क्वेश्चन है क्या अभी तक कुछ समझ ना आया हो, बताओ बताओ। हम्म, एनी क्वेश्चंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 मिनट का वाटर ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है बगिया में बोल बोल के। तो 2 मिनट में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो भी पढ़ा है अभी तक, एक बार आपके कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि भैया मेरी कंपनी मैंने खोली है, मैं डिविडेंड बांटना चाह रहा हूँ, कोई एडवाइस या कंसल्टेंसी लेनी है मेरे से फ्री में, तो भी आप ले सकते हो। तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लो। तो 2 मिनट में हम फिर से आ रहे हैं।
वाइस किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, स्टार्ट करें आगे? यस सर। कोई अभी तक कोई डाउट डिविडेंड के बारे में नहीं है तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने अभी तक डिविडेंड का पेमेंट देख लिया। अब आगे की कहानी पूरी पढ़ेंगे पहले हम एक चार्ट के थ्रू, उसके बाद हम जाएंगे। ये ऊपर से पढ़ ले, ये ऊपर से पढ़ते। तो अभी तक हम कहाँ पहुंच गए? हमने अमाउंट अपना फाइनलाइज कर लिया है। उस अमाउंट को हमने 5 दिन के अंदर अपने बैंक अकाउंट, मतलब अपने बैंक अकाउंट से डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। वो भी अपना ही अकाउंट है, कंपनी के नाम पे ही होता है। हमने उस अमाउंट को डाल दिया है डिविडेंड अकाउंट में। अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर सपोज करो उस अकाउंट के अंदर आपका कोई डिविडेंड 30 दिन तक अगर पे नहीं होता ना, सपोज उस अकाउंट में आपने डाल, उसमें डिविडेंड आपने टोटल जो इकट्ठा फाइनल किया वो था 1 लाख रुपए का डिविडेंड, आपने इतना डिविडेंड बांट रहे हो। अब आपको क्या हुआ? अब वो 30 दिन तक उस अकाउंट में अगर कोई अमाउंट उस पर पेंडिंग रह गया तो आपको वो डालना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। वो क्यों डालना पड़ेगा? अब सोचो क्यों डालना पड़ेगा। अब मेरे क्या हुआ, 30 डेज तक ना किसी ने क्लेम किया, या कोई अमाउंट ऐसा हो गया जिसको पे नहीं हो पाया, या किसी का चेक हमने दिए थे उसने चेक ही नहीं डाला अभी तक अपने अकाउंट में। ये कोई भी अगर रीजन था कि वो हमारे अमाउंट, हमारे अकाउंट में वो पैसा कुछ ना कुछ 15-20 हजार रुपए रह गए, हमारे पास कुछ वो डिविडेंड अकाउंट तो एकदम खाली हो जाएगा ना। भाई इतने शेयर होल्डर का मैंने देखा, इतने इन सबको पैसा देना है। अब वो क्या हुआ, फॉर सम रीजन, क्या वो मेरी गलती थी, कंपनी की थी, चाहे शेयर होल्डर का था, किसी वजह से भी वो पैसा रह गया, तो प्रोविजन ये बोलता है कि 30 डेज के अंदर अगर किसी ने क्लेम नहीं किया ना, तो 30 डेज के खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। आप क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी अमाउंट उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये जो भी अमाउंट अभी किसी ने क्लेम नहीं किया, कंपनी ने पे नहीं किया, तो 30 डेज के एक्सपायरी के बाद 7 डेज और 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तब आपको क्या करना पड़ेगा? वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा। सपोज आज 19 जुलाई है, मेरी कंपनी ने क्या करा, डिविडेंड सब कुछ कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे सारी बात डिक्लेरेशन से हो रही है। 30 डेज के अब मैंने बैंक अकाउंट खोल दिया, 19 जुलाई को खुल गया, सब कुछ हो गया, डिक्लेयर कर दिया। अब मैं वेट करूंगा 19 अगस्त तक, 18 अगस्त तक का वेट करूंगा। 18 अगस्त को मेरे अकाउंट में कोई भी बैलेंस लिख रहा होगा डिविडेंड अकाउंट में, तो मैं उस अकाउंट को अगले 7 दिन के अंदर, मतलब 18+7 कर लो, अगले 7 डेज के अंदर उसको ट्रांसफर कर दूंगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, कि भाई ये अमाउंट मेरा अनपेड रह गया है। अब अमाउंट अनपेड रह गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई कौन कौन से दिनों का, कौन कौन से लोगों का अनपेड रह गया है। तो 90 दिन के अंदर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि अच्छा ये आदमी का नहीं गया, इस आदमी का नहीं गया, इस आदमी का नहीं गया, इस पर्सन का नहीं गया, और वो अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा। तो मतलब एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि किस किस का डिविडेंड नहीं पे हुआ। ठीक है। अब आती है इसकी पेनल्टी। पेनल्टी में कुछ भी नहीं है। अगर सपोज कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, उसका अमाउंट क्या हुआ, अनपेड रह गया था डिविडेंड अकाउंट में, उसने वो ट्रांसफर किया ही नहीं अनपेड में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 30+7 डेज के बाद उसने ट्रांसफर नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी उस पर। 12% का इंटरेस्ट है इस केस में। अगर आप कोई डिफॉल्ट करोगे तो आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपका अमाउंट मान लो 10,000 था जो आपको पे नहीं हुआ, तो आपने अनपेड में डाल दिया। अब डिविडेंड अकाउंट में तो आपने 30 दिन रखा, अब अनपेड अकाउंट में उसको 7 साल तक पड़े रहने दो। 7 साल में खत्म हो गया तो ठीक है। अगर 7 साल में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी खत्म नहीं हुआ, तो सारा का सारा अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा IEPF। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस सेक्शन में ये लिखा है कि आपका अगर अनपेड अमाउंट 7 साल तक क्लेम ही नहीं करता, कोई क्लेम ही नहीं लेने वाला, पैसा लेने वाला ही नहीं है, कंपनी ने दे दिया उसके बाद अनपेड में डाल दिया, अब अनपेड में भी 7 साल पड़ा रह गया, तो 7 साल के बाद वो अमाउंट आप IEPF को ट्रांसफर कर दोगे। वो 7 साल के बाद अमाउंट ट्रांसफर करने के साथ वो शेयर भी ट्रांसफर कर दोगे IPF के नाम पे, क्योंकि जब 7 साल से कोई लेने नहीं आ रहा तो अब कौन आएगा? तो बार बार यही होता रहेगा। सपोज करो
कोई बंदा था, मैं था, मैंने 7 साल से क्लेम ही नहीं किया, बार-बार अनपेड हो रहा है, बार-बार, और वो भी लिखा दिखा है ना 7 साल तक किया ही नहीं, किसी ने लिया ही नहीं, बार-बार अनपेड है, तो बोलता है कि अमाउंट तो अब आप जितना डिविडेंड का है वो सारा कर दो, और प्लस जो शेयर है ना वो भी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो ये चीज़ यहाँ बोली गई है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम फॉर, अगर क्लेम नहीं करे गए हैं, वो आप ट्रांसफर कर दो आईपीएफ के नाम पे। तो ये टॉपिक में यही छोटी-सी कहानी है। अगर अब लेकिन आपकी कंपनी थी, आपने अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये जो नीचे लिखी हुई है, 5 लाख से 25 लाख, और अगर किसी ऑफिसर ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया तो 1 लाख से 5 लाख। है ना? कंपनी करेगी तो 5 से 25 है। तो ये आपकी है पूरी डिविडेंड की कहानी। अब इसका देखते हैं चार्ट, ये चार्ट में है क्या? जो हमने पूरा पढ़ा है। पेमेंट हमने पढ़ ली, अब ये आगे फर्दर टाइमलाइन है। हमने डिक्लेयर किया, 30 डेज़ के अंदर अगर वो किसी ने क्लेम नहीं किया, तो उसको हम क्या करेंगे, 30 डेज़ के बाद अगर क्लेम नहीं होता, तो 30 डेज़ से 7 डेज़ के अंदर उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है जी। हमने अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर दिया, और अगर नहीं किया, तो भुगतो 12% की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। और उस अब अब और फिर क्या करोगे? जब आपने जो भी अनपेड की जितने भी, अब जिन कौन-कौन लोग हैं वो ढूँढो पहले, उसकी 90 दिन के अंदर क्या करो, स्टेटमेंट बनाओ, उनका एड्रेस-वैड्रेस, नाम, पता लिखो कि भैया कौन है, वो अपनी वेबसाइट में डाल दो, ये है। और कोई भी वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज़, उसमें डाल दो। तो आप वो करोगे, डाल दोगे। अब अनपेड में अगर 7 साल तक कोई अमाउंट रहेगा, तो भाई वो बोल रहा है आईपीएफ में ट्रांसफ़र कर दो, और आईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे, साथ में शेयर भी ट्रांसफ़र कर दो। बस ये चीज़ बोली गई है, और तो कुछ है ही नहीं डिफरेंट। और अब आप एक यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट है, ये तो तब है जब आपने अनपेड में ट्रांसफर नहीं किया। अब सपोज करो आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और अमाउंट दिया ही नहीं, तो अलग इंटरेस्ट रेट है, वो हम आगे बढ़ते हैं, क्या है वो। तो यहाँ पे अभी हम इतना पढ़ लिए। अब ये आईपीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। इसमें मतलब ये इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा करा जाता है। कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट का कुछ है, कुछ भी होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बारे में आप होमवर्क में पढ़ लेना, ये इतना ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं मतलब, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है क्या। तो ये क्या है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसमें कौन-कौन से आते हैं, ये तो गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे दे, या कोई डोनेशन आ जाए, या अनपेड अकाउंट आ जाए, या अमाउंट इन जनरल अकाउंट हो जाए, या कोई अमाउंट इसमें पड़ा हो, या कोई इनकम रिसीव जो कर रही है, तो यहाँ पे इनका फंड्स आ जाएगा। इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, अब सोचो गवर्नमेंट का फंड है कहाँ, नाम ही इन्वेस्टर एजुकेशन में ही लगाएंगे, या और कोई जो फर्दर काम है यहाँ पे लगा देंगे। कोई रिफंड किसी को देना पड़ जाएगा तो वो देंगे। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसॉल्ट अमाउंट एलिजिबल फॉर आइडेंटिफिकल एप्लीकेंट्स, रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। कोई यही आईपीएफ वाले, उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो ये अपना पैसा वहीं से दे देंगे। तो ये आप एक बार पढ़ लेना कि इसका चेयरमैन वेयरमैन कौन है, ये सब लिख दिया है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैंने बस ये इम्पोर्टेंट है कि आईपीएफ में ट्रांसफर कर देना, ये आप पूरा कर लेना कि इसमें है क्या। अभी के लिए हमारे एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया डिविडेंड। अब इसमें आगे एक चीज आती है, एक चीज ये बोलता है, अगर आपका कोई राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर एंड बोनस टू बी हेल्ड इन अबेंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ये बोलता है अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन अभी ट्रांसफर था ना, वो पेंडिंग चल रहा है ना, तो आप उस पर डिविडेंड नहीं बांट सकते, फिर उसका डिविडेंड भी रोक लो उसका। मतलब एक प्रोविजन बना रखा है। अब कंपनी क्या बोल रही है, यार मैं डिविडेंड तो बांटना चाह रही हूँ, पे करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता इसका ओनर कौन है। या भाई मैंने ट्रांसफर कर दी, शायद दूसरे बंदे को नाम अभी हुआ ही नहीं, तो कंफ्यूज हो गई ना कंपनी। तो एक सेक्शन लॉ मेकर्स ने बना दिया कि यार कंपनी को भी थोड़ा होना चाहिए, अगर सपोज करो इस रीजन की वजह से पे नहीं हो पा रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ना बोनस इशू करो, ना उनको राइट इशू करो, ना उनको बोनस दो, ना उनको डिविडेंड दो। क्योंकि कंपनी सबसे पहले यही, अगर कंपनी फेल क्यों करेगी, वैसे तो वो इंटेंशनली चाहेगी नहीं कि डिविडेंड पे ना करें। उनका रीजन ये होता है, वो समझ नहीं आ रहा कि ओनर कौन है, किसके अकाउंट में डाले, या कभी कभी क्या बैंक अकाउंट की डिटेल गलत है, या कभी नाम गलत है, वो तो ठीक है कंपनी। और एक और रीजन ये भी होता है कि ट्रांसफर पेंडिंग आ रहा है, तो ये यही है। तो अगर कोई पेंडिंग ट्रांसफर है, तो उसको हेल्ड इन अबेंस करेगी, मतलब अपने पास रोक के रखेगी, उसको पे नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट, एक लाइन का ये एक सेक्शन। अब हमारी पेनल्टी आती है ये वाली। अब सपोज करो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे ही नहीं किया 30 डेज के अंदर अंदर,
तो क्या कहानी हो जाएगी, तो जो भी डायरेक्टर होगा उसके ऊपर कंपनी को पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 2 ईयर्स की, और अगर नोइंगली करेंगे तो 1000 पर डे की आ जाएगी, और कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% पर एनम। हमने ऊपर रेट पढ़ा था 12% पर एनम, वो कब था, जब आप अनपेड में ट्रांसफर नहीं करते। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, आपने डिक्लेयर कर दिया, उसका पे ही नहीं कर रहे। पेनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वो बोल रहा है कंपनी को 18% पर एनम देना पड़ेगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा और जितना अमाउंट आप पे नहीं करोगे। तो किसी का एक कोई क्वेश्चन आया है तो वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ मच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टर कैन एंजॉय विदाउट टीडीएस, जीरो अमाउंट। कोई भी अमाउंट अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है उस पे कंपनी ऑटोमेटिकली टैक्स काट के देती है। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है और वो कंपनी ही काट देगी, कोई विदाउट टीडीएस की कोई लिमिट नहीं है। उसको कहता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। वो अकाउंट्स का पार्ट है, हमारे कंपनी लॉ का पार्ट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने डिविडेंड में पढ़ा क्या है पूरा। तो डिविडेंड में हमने ये पढ़ा है कि हाँ, ऊपर हमारा वो इंटीरियम थोड़ा पेंडिंग था ना, अब मैं आपको इंटीरियम पढ़ाता हूँ। इंटीरियम में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बांटेंगे एक दो एजीएम के बीच में। अब इसके सोर्स क्या होंगे, प्रॉफिट, सरप्लस इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट, मतलब उस साल का प्रॉफिट, और प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरियम। सपोज मैं डिविडेंड बांट रहा हूँ दिसंबर में, तो दिसंबर से अब तक कितने क्वार्टर खत्म हो गए, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो पहला क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, तो एक क्वार्टर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 क्वार्टर हो गए। तो बोल रहा है उन 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है ना, क्वार्टर प्रीसीडिंग, उन 2 क्वार्टर में जो हुआ है तो वहां से भी प्रॉफिट आप ले सकते हो, और प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो आप ले ही सकते हो, और सरप्लस में से आप दे दो। तो ये हो गया इंटीरियम डिविडेंड के बारे में। और इसमें क्या लिखा था, if a company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately, तो सच इंटीरियम डिविडेंड शैल नॉट बी, वो हमने रेट पढ़ लिया है, एवरेज रेट हमने पढ़ा है, 3 साल के डिविडेंड का रेट निकालेंगे। और सपोज अभी हाँ एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, सपोज पिछले साल में तुमने डिविडेंड बांटा ही नहीं है, तो फिर कौन सा रेट लेंगे, तो ठीक है मत लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 2 साल नहीं बांटा तो डिवाइड बाय 1 ही कर दो। तो यही है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। इसकी कंडीशन में नहीं, अगर आपने सपोज करो लास्ट 2 साल में बांटा है लेकिन थर्ड ईयर में नहीं बांटा, 2017 में नहीं बांटा, 19 में भी बांटा है, 18 में भी बांटा है, अब 19-17 में नहीं बांटा तो 18-19 का डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 मत कर देना। तो एवरेज लेना है आपको, जो एवरेज आएगी उस पर फिर क्या हो जाएगा, एवरेज में 0 लिख दोगे, तो फिर आप उसको ऐसे करके एवरेज ले लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। All the provisions are applicable to the payment of dividend shall also apply in case of interim। मतलब वही है। अब अगर सपोज करो आप कंफ्यूज मत हो जाए, चाहे फाइनल डिविडेंड बांट रहे हो चाहे इंटीरियम बांट रहे हो, सारी कंडीशंस सारी चीजें यही रहेंगी। तो क्विक इसका एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले डिविडेंड का सोर्स क्या होता है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, प्रॉफिट्स में से दोगे करंट ईयर के या पिछले सालों के, या बोथ। फ्री रिजर्व से दे सकते हो और कोई रिजर्व से नहीं दोगे, या कोई मनी दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी करें। अब आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है रिजर्व्स में, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। सबसे पहले रेट 3%, एवरेज रेट ज़्यादा नहीं होगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद 10% से ज़्यादा अमाउंट ड्रॉ मत करो आप रिजर्व में से। 10% किसका, पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। उसके बाद बोल रहा है कि 15% से बैलेंस कम ना हो जाए रिजर्व का। किसका, किससे बैलेंस, 15% ऑफ, जो भी 15% आपकी कैपिटल है उसका जो बैलेंस है, 15% जो अमाउंट निकल के आ रहा है उतना अमाउंट ज्यादा कम ना हो जाए रिजर्व से। तो रिजर्व में कम से कम 15% में पेड अप कैपिटल का अमाउंट पड़ा रहे। उसके बाद जो भी अमाउंट ड्रॉ करोगे आप उसमें से सबसे पहले सेट ऑफ करोगे लॉसेज। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर डिपॉजिट, अब आपकी पूरी स्टोरी स्टार्ट हो गई है 5 दिन के अंदर, और 19 जुलाई है तो 24 तक तो
डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और 19 से ही 30 डेज के अंदर अगर आपको कोई डिविडेंड पे नहीं हो तो 19 से ही अमाउंट अकाउंट ट्रांसफर से बाद में सोच लेना। सब चीजें 19 से ही है। डिक्लेयर आज की है ना, आज से 5 दिन के अंदर अकाउंट खोलो और अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और आज से 30 दिन के अंदर क्या करो, अगर कोई डिक्लेयर नहीं हुआ तो 30 डेज जब एक्सपायर हो जाएंगे आज से, 7 दिन के अंदर आप अनपेड में डाल दो। अनपेड में अगर आपने नहीं डाला तो 12% पेनल्टी भरो। और अगर अनपेड में डालने के बाद 7 साल तक कोई उसे नहीं लेता है तो 7 ईयर्स के बाद शेयर्स के साथ सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दो। जितना भी अनपेड में अमाउंट पड़ा है वो ट्रांसफर कर दो और साथ में जिसका भी वो है उसके शेयर्स भी ट्रांसफर कर दो। तो ये है पूरा डिविडेंड का टॉपिक। और हाँ, लास्ट में ये बोला गया अगर आपने डिविडेंड में कोई दिक्कत कर दी तो वहां पे 18% की पेनल्टी है। और अगर कोई डायरेक्टर के ऊपर कर दिया कंपनी के ऊपर तो 2 साल की पेनल्टी है। और कंपनी ने कर दिया तो उसको 1000 पर डे की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लायबल टू मैक्स मिनिमम फाइन ऑफ 1000 फॉर एवरी डे, जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफॉल्ट है। अब आपके किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर हम फटाफट एमसीक्यूज में पहुंच जाते हैं। पूछ कर किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी कुछ भी है तो बताओ। है कुछ क्वेरी? हेलो। तो एक बार इसके हमने इसके एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूँ एक बार। पता नहीं ट्रायल क्लास में कौन कौन था। तो ये एमसीक्यूज है इस चैप्टर के। डिविडेंड डिक्लेयर करने के कितने दिन के अंदर आपको पे करना है बताओ? 30 डेज के अंदर। ठीक है। वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी एंड रिमेन्स अनपेड फॉर बताओ कितने दिन? 30 डेज। तो कंपनी क्या करेगी अनपेड में कब डालेगी? 7 डेज में। तो 30 और 7 तो आंसर है 30 डेज के अंदर अगर हो जाता है तो ये करना है। बैलेंस रिजर्व का किससे कम नहीं होना चाहिए बताओ? द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल ऑफ डिविडेंड शैल नॉट फॉल बिलो डैश परसेंटेज ऑफ फ्री रिजर्व। कितना हो जाएगा? 15। पेड अप कैपिटल ही है। तो आप थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ पेड अप कैपिटल बैलेंस और रिजर्व की बात कर रहा है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। और यहाँ पे बोल रहा है जो अमाउंट निकाल रहे हो, यहाँ जो बच रहा है और यहाँ जो निकाल रहे हो। जो निकाल रहे हो वो 10% से ज्यादा मत निकालो। जो बच रहा है वो 15% तो बचे। निकाल और बचने में बचते हैं ना। तो 10% यहाँ पे और ऐसे करके कर सकते हो। अगर वो कंडीशन बोलेगा तो पूरी बोलेगा। अगर फ्री रिजर्व लिखा है तो मतलब आप निकाल रहे हो तो 10% से ज्यादा मत निकालो। और अगर बच रहा है तो पेड अप कैपिटल का 15% बचा के रखो। तो ऐसे करके आप इसको रिकॉल याद रख सकते हो। अगर फ्री रिजर्व नहीं है तो 15% आ जाएगा। When dividend is declared at the AGM, it is known at कौन सा है वो मैंने बताया फाइनल डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ कहाँ से पे करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व या कहाँ से? हमने बताया कि डिविडेंड को तो सिर्फ फ्री रिजर्व से ही पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो फ्री रिजर्व का ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें? मैंने आपको ये भी बताया कि फ्री रिजर्व को जनरल रिजर्व भी कहते हैं। तो जनरल रिजर्व से आप पे कर दोगे। ऑल ऑफ देम मत कर देना, सिर्फ प्रॉफिट्स और रिजर्व में से पे करेंगे। एंड रिजर्व कौन सा होगा, फ्री या जनरल? ठीक है। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स द टोटल अमाउंट, तो आप टोटल अमाउंट कितना ड्रॉ करोगे? शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो ये आप ऐसे याद रख लो। अब आईपीएफ को कैसे यूटिलाइज करोगे? ये आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आईपीएफ का अमाउंट यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आईपीएफ में पैसा है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस, तो सारा काम यही करते हैं। ठीक। अब डिविडेंड किसको पे करा जाता है? रजिस्टर्ड होल्डर को, ऑर्डर ऑर्डर रजिस्टर्ड होल्डर को या बैंकर को। तो हमने पढ़ा तीनों तीनों को ही दिया जाता है। तो उसको दे देंगे या उसको कोई ऑर्डर दिया उसको दे देंगे या उसके बैंकर को दे देंगे।
अगला, डिविडेंड डिक्लेयर शैल बी पेड, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर ओनली। अब बताओ कहाँ से पे करेंगे? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स में तो कर ही सकते हैं, प्रीवियस प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया ऑल ऑफ द, तो सेक्शन पहला ही क्लॉज है सेक्शन का। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अब आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से लेना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड कितना होगा? डिक्लेयर्ड एवरेज रेट लेंगे लास्ट 3 साल का, तो 3 हो गया। When board of directors declare dividend between 2 annual general meeting, कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, तो वो कौन सा हो गया? फाइनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि फाइनल तो क्या होता है, सिर्फ एजीएम पे डिक्लेयर करा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटीरियम डिविडेंड। Dividend on these shares is payable even out of future profits if current year's profits are insufficient. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डिविडेंड कौन से शेयर पे करा जाता है? इवन आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा, ये है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A dash is a payment made by a company to its shareholder, usually a distribution of profit. बताओ ये क्या होता है? डिविडेंड एक पेमेंट होती है जो कंपनी को शेयरहोल्डर को फी आ जाती है, यूजुअली एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल बात। अब बताओ इसका आंसर बताओ। बोल रहा है कोई मनी ट्रांसफर करी गई है अनपेड में, तो कितने साल तक रहेगी वो? अगर अनपेड रही तो कब ट्रांसफर करेंगे? तो बोल रहा है 7 साल तक रखेंगे। The amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank within, कब आपको अकाउंट में डालना है? डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर आपको डालना है, 5 days। The company shall be liable to pay simple interest at the rate of, कितना इंटरेस्ट पे करा? अगर डिफॉल्ट दिया उसने पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, पेमेंट की बात कर रहा है, इंटीरियम उसकी बात नहीं कर रहा अनपेड की। पेमेंट आपने डिफॉल्ट किया तो 18% है, ये भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, 18 और 12% है। डैश आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर, तो यहाँ पे आ जाएंगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज वो होती हैं, ये चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, उस बारे में पढ़ाया भी नहीं जाएगा। प्राइवेट कंपनी हमें पता है, पब्लिक हमें पता है, निजी कंपनी भी चलो नहीं पता तो पता कर लेंगे। अभी सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। अब जिसका पर्पस ही नॉट फॉर प्रॉफिट है वो डिविडेंड क्यों देगा? अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है डिविडेंड दे नहीं। तो सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ एनजीओ, तो यहाँ पे ये सब आ रहा है। अगर कंपनी ने डिक्लेयर फेल कर दिया विद इन 30 डेज, डायरेक्टर को कितनी पेनल्टी हो जाएगी? कितने साल की हो जाएगी? 2 साल की पेनल्टी। तो देख लेना, अभी कभी पे नहीं किया तो यू इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 2 साल। अमाउंट ट्रांसफर्ड, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन, तो अमाउंट कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है, तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। Which of the following amount is not credit to IPF? IPF में कौन सा अमाउंट नहीं डाला जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट हम डाल देंगे। मैच्योर डिपॉजिट्स विद कंपनी, ये तो मैच्योर कंपनी के हो गए। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिजनेस, मैच्योर डिवेंचर विद कंपनी, तो ये तो हमारे आउट ऑफ उसके है, ऐसा अमाउंट क्वेश्चन नहीं आने वाला। और एक बार आप इसको फिर भी रीड कर लेना यार, कहीं कुछ रह ना जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, बोनस शेयर, राइट शेयर, ऑल अबव। ये डिविडेंड बोनस शेयर्स में थोड़ा दे देंगे डिविडेंड, ना राइट शेयर्स में दे सकते हैं, तो डिविडेंड तो कैश में पे होएगा। तो ये हमारा इसके एमसीक्यूज भी खत्म हो गए हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी कर लिया चैप्टर। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे ही चैप्टर को हम पहले भी कर चुके हैं ट्रायल क्लास में, तो